1970 का दशक पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहे थे। परमाणु हथियारों के बीच स्पेस रेस अपने चरम पर थी और विज्ञान भी इस मुकाबले में एक बड़ा हथियार बन चुका था। हर नई खोज सिर्फ साइंस नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव का प्रतीक माना जाता था। इसी दौरान सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया जिसने जियोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दिया। उन्होंने कहा, ऑयल की उत्पत्ति मरे हुए जीवों से नहीं होती। यह सिर्फ एक अलग राय नहीं थी, यह उस साइंटिफिक थ्योरी की चुनौती थी जिस पर दशकों से पूरी दुनिया भरोसा कर रही थी। अगर उनका दावा सही होता तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारी किताबों में लिखी बात गलत है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पूरी ऑयल इंडस्ट्री की नींव ही अधूरी समझ पर खड़ी है। क्या करोड़ों साल पहले मरे हुए जीवों से ऑयल बना था, या फिर पृथ्वी आज भी अपने अंदर नया ऑयल बना रही है? क्या ऑयल वास्तव में खत्म होने वाला संसाधन नहीं है? क्या हम उसकी असली कहानी अभी तक समझ ही नहीं पाए? यह सवाल आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऑयल सिर्फ ईंधन नहीं, यह आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो किसी न किसी रूप में ऑयल से जुड़ा न हो। हम जिन कारों में सफर करते हैं, जिन हवाई जहाजों से दुनिया पार करते हैं, जिन जहाजों से सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है, जिन प्लास्टिक की चीजों का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जिन दवाइयों, उर्वरक और हजारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर हमारी दुनिया टिकी हुई है, उन सब के पीछे कहीं न कहीं ऑयल मौजूद है। यानी अगर ऑयल की कहानी बदलती है तो सिर्फ जियोलॉजी नहीं बल्कि एनर्जी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आखिर में ऑयल बनता कैसे है? आज दुनिया के लगभग सभी बड़े जियोलॉजिस्ट एक ही थ्योरी को सबसे मजबूत मानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले होती है। उस समय पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, ना शहर थे, ना सड़कें थी, ना ही आधुनिक जानवर। दुनिया का बड़ा हिस्सा विशाल समुद्रों से ढका हुआ था। उन समुद्रों में अनगिनत छोटे छोटे जीव रहते थे, प्लैंकटन, एल्गी और दूसरे सूक्ष्म समुद्री जीव। उनका जीवन बहुत छोटा होता था। वह पैदा होते, जीते और फिर मर जाते। मरने के बाद उनके शरीर समुद्र की तलहटी में जमा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया कुछ साल या कुछ हजार साल नहीं चले, यह करोड़ों साल तक लगातार चलती रही। धीरे धीरे इन जैविक अवशेषों के ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टानों की नई नई परतें जमा होती गईं। समय के साथ ये अवशेष धरती के अंदर और भी गहराई में दबते चले गए। जैसे जैसे गहराई बढ़ी वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पूरा होने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल लगे। धीरे धीरे यह जैविक पदार्थ पहले कैरोजन में बदला और फिर उसी से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बनने लगा। इसी वजह से ऑयल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन जीवों के अवशेषों से हुई थी। यह थ्योरी किसी वैज्ञानिक की कल्पना नहीं है, इसके पीछे कई तरह के मजबूर साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं। दुनिया भर से निकाले गए ऑयल सैंपल्स में ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले हैं जिन्हें बायोमार्कर्स कहा जाता है। यह ऐसे केमिकल सिग्नेचर होते हैं जो प्राचीन जीवों से जुड़े माने जाते हैं। इसके अलावा कार्बन आइसोटोप एनालिसिस भी यही दिखाता है कि अधिकांश ऑयल का कार्बन जैविक स्रोतों से आया है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश जियोलॉजिस्ट और पेट्रोलियम साइंटिस्ट आज भी फॉसिल और इंजन थ्योरी को सबसे विश्वसनीय मॉडल मानते हैं। लेकिन साइंस की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वह कभी सवाल पूछना बंद नहीं करती। कई बार एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन वर्षों से मानी जा रही थ्योरी पर सवाल खड़े कर देती है। ऑयल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद पूरी दुनिया ऑयल की असली कहानी को गलत समझ रही है। उनका तर्क था कि पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से में जहां इंसान कभी पहुंच ही नहीं पाया, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जो बिना किसी मरे हुए जीव के भी हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। उनके अनुसार ऑयल का स्रोत सिर्फ प्राचीन जीवों के अवशेष नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का मेंटल जो हमारी सतह के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, कुछ खास परिस्थितियों में कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन्स बना सकता है। बाद में यही हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं और चट्टानों की परतों में फंसकर ऑयल और गैस रिजर्वोयर्स बना सकते हैं। एबियोटिक ऑयल थ्योरी, यह थ्योरी जितनी रोमांचक थी उतनी ही विवादित भी, क्योंकि यह सिर्फ ऑयल बनने के तरीके पर सवाल नहीं उठा रही थी बल्कि उस साइंटिफिक फाउंडेशन को चुनौती दे रही थी जिस पर दशकों से पेट्रोलियम जियोलॉजी खड़ी थी।
ज़्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अभी तक मिले अधिकांश सबूत फॉसिल और ओरिजिन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एबोटिक थ्योरी के समर्थकों का मानना था कि इंसान अभी भी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में बहुत कम जानता है। आखिर में हम उस जगह के बारे में पूरी तरह निश्चित कैसे हो सकते हैं जहां हम कभी पहुंचे ही नहीं। इसी सवाल ने एक ऐसी रहस्य को जन्म दिया जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। समय के साथ साथ ये बहस और भी बढ़ती चली गई। कई दशकों तक एबोटिक ऑयल थ्योरी को ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि इसे सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस थ्योरी को एक बार फिर चर्चा में ला खड़ा किया। उनमें से एक थी बहुत ज़्यादा गहराई में हाइड्रोकार्बन्स की खोज। कुछ जगहों पर उनका कहना था सिर्फ हाइड्रोकार्बन का मिल जाना यह साबित नहीं करता कि पूरा ऑयल एबोटिक है। हो सकता है कि वो हाइड्रोकार्बन किसी दूसरे जियोलॉजिकल प्रोसेस से वहां पहुंचे हों, या फिर उनकी मात्रा इतने कम हो कि उनसे कमर्शियल ऑयल फील्ड बन ही न सके। यानी खोज दिलचस्प थी, लेकिन वह अकेले पूरी थ्योरी को साबित करने के लिए काफी नहीं थी। इसी बीच एक और रहस्य ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। दुनिया के कुछ ऑयल फील्ड में कुछ ऐसा देखा गया कि कई सालों तक प्रोडक्शन कम रहने या लगभग बंद हो जाने के बाद वही फील्ड फिर से ऑयल देने लगी। धीरे धीरे इंटरनेट पर खबरें फैली। कुछ लोगों ने दावा किया कि ऑयल वेल्स अपने आप दोबारा बन जाते हैं। अगर ऐसा है तो अगर पृथ्वी लगातार नए ऑयल लगातार बनाती रहती है। पहली नज़र में यह दावा काफी चौंकाने वाली लगती है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है, ऑयल वेल और रॉयल रिजर्वोयर एक ही चीज नहीं होते। ऑयल वेल सिर्फ एक रास्ता है जिसके जरिए ऑयल को जमीन के नीचे मौजूद रिजर्वायर से निकाला जाता है, जबकि रिजर्वोयर खुद चट्टानों के बीच फैला हुआ एक बड़ा अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है। जब किसी वेल से लगातार ऑयल निकाला जाता है तो अक्सर रिजर्वोयर का प्रेशर कम होने लगता है। प्रेशर कम होने पर ऑयल का फ्लो भी धीमा पड़ जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि फील्ड पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत हमेशा ऐसी नहीं होती है। कई मामलों में रिजर्वोयर के दूसरे हिस्सों से ऑयल धीरे धीरे वेल की तरह फुक करता रहता है। कहीं कहीं आसपास की पोरस रॉक से ऑयल बहुत धीमी गति से माइग्रेशन करता है, और कहीं कहीं नई ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, बेहतर पंप्स और एडवांस रिकवरी मेथड की वजह से वही रिजर्वोयर पहले से कहीं ज्यादा ऑयल देने लगता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वेल दोबारा भर गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ ही वर्षों में नया ऑयल बन गया। असल में ज्यादातर मामलों में वह ऑयल पहले से ही रिजर्वोयर सिस्टम का हिस्सा होता है, जो समय के साथ अपनी जगह बदलता रहता है। यही वह फर्क है जिससे अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट, आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोज में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर ऑयल वेल्स का दोबारा प्रोडक्शन शुरू होना हमेशा नए ऑयल बनने का सबूत नहीं है, तो क्या पृथ्वी के अंदर आज भी कहीं हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने नेचर का इंतजार नहीं किया। उन्होंने लेबोरेटरी में वही कंडीशन बनाने की कोशिश की जो पृथ्वी के गहरे हिस्सों में मौजूद थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ऐसी केमिकल एनवायरनमेंट जहां कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग रूपों में मौजूद है। कुछ एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पाया कि इन एक्सट्रीम कंडीशन में बिना किसी पेड़ पौधे या जीवों की अवशोषण के भी मीथेन जैसी सरल हाइड्रोकार्बन गैस बन सकती है। यह खोज काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि कम से कम कुछ हाइड्रोकार्बन्स बिना किसी मरे हुए जीव के भी बन सकते हैं। यानी एबियोटिक प्रोसेस पूरी तरह असंभव नहीं है। लेकिन यहीं पर बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। मीथेन का बन जाना एक अलग बात है, और करोड़ों बैरल वाले विशाल ऑयल फील्ड बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। आजकल ऐसा कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो यह दिखाए कि दुनिया के अधिकांश कमर्शियल ऑयल रिजर्वोयर्स पूरी तरह एबोटिक प्रोसेस से बने हैं। यही वजह है कि अधिकांश जियोलॉजिस्ट एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे मानते हैं कि पृथ्वी के गहरे हिस्सों में कुछ मात्रा में एबोटिक हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि दुनिया के ज्यादातर ऑयल फील्ड की उत्पत्ति उसी प्रक्रिया से हुई हो, या वह सब यह सिर्फ या वह जैसी नहीं रह गई। आज कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर कमर्शियल ऑयल फील्ड में तेल का मुख्य स्रोत कौन सा है, इस पर अभी पूरी सहमति नहीं है। क्या एबियोटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ बहुत कम मात्रा में बनते हैं, या फिर उनकी भूमिका हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है? इन सवालों का कोई अंतिम जवाब आज भी नहीं मिला है, और यही वजह है कि ऑयल की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह रहस्य आखिरकार हमें एक और बड़े सवाल तक ले जाती है।
हम अपनी ही पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं। अक्सर में हमें लगता है कि साइंस ने लगभग हर चीज़ समझ ली है, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में हमारी जानकारी अभी भी काफ़ी सीमित है। पृथ्वी की सतह के नीचे लगातार बदलाव होते रहते हैं। हजारों किलोमीटर नीचे गहरी चट्टानें धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कहीं टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है, केमिकल रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स पूरी अर्थ की सरफेस को धीरे धीरे बदलती रहती हैं। यानी हमारी पृथ्वी बाहर से भले ही शांत दिखती हो, लेकिन उसके अंदर आज भी लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इंसान आज तक पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुंच ही नहीं पाया है। अब तक का सबसे गहरा ह्यूमन मेड वर्ल्ड पोलर सुपर डीप पोल होल था। इसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर थी। सुनने में यह बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस पूरे पृथ्वी के आकार से इसकी तुलना करें तो यह लगभग कुछ भी नहीं है। सोचिए, अगर अर्थ एक सेब जितनी बड़ी होती तो इंसान उसकी सतह पर सिर्फ एक बहुत हल्की खरोंच लगा पाया हो। यानी जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसके अंदर का ज़्यादातर हिस्सा आज भी हमारी सीधी पहुंच से बाहर है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अर्थ के डीप इंटीरियर में अभी भी ऐसी कई प्रोसेसेस हो सकती हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यही कारण है कि एबियोटिक ऑयल थ्योरी पर रिसर्च आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि रिसर्च का जारी रहना और किसी थ्योरी का सही साबित हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज भी दुनिया के ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं अधिकांश बड़े ऑयल फील्ड की शुरुआत प्राचीन जीवों के अवशेषों से हुई थी, क्योंकि अब तक मिले सबसे मजबूत सबूत उसी मॉडल का समर्थन करते हैं। लेकिन साइंस कभी भी किसी भी विचार को अंतिम सच नहीं मानती। अगर भविष्य में नई सबूत सामने आती है तो पुरानी समझ बदल सकती है। यही साइंस की सबसे बड़ी ताकत है। यह किसी विचार को उसी लोकप्रियता या अलग होने के आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अब जरा एक दिलचस्प संभावना पर सोचिए, अगर किसी दिन एबियोटिक ऑयल थ्योरी सही साबित हो जाए तो क्या इसका मतलब होगा कि अर्थ के अंदर ऑयल कभी खत्म नहीं होगा? जरूरी नहीं, क्योंकि असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि ऑयल बनता कैसे है, बल्कि यह भी है कि वह कितनी मात्रा में बनता है और हम उसे कितनी तेजी से निकाल रहे हैं। मान लीजिए अर्थ आज भी हाइड्रोकार्बन्स बना रही है। अगर उसकी बनने की स्पीड बहुत धीमी है और इंसान उससे हजारों गुना तेजी से उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे लिए ऑयल फिर भी एक लिमिटेड रिसोर्स ही रहेगा। यानी ऑयल प्रोसेस से बना हो या एबियोटिक प्रोसेस से, अगर कंजप्शन प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा है तो एक दिन उसकी कमी जरूर महसूस होगी। इसलिए एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ऑयल की ओरिजिन नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उसे कितनी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी उपलब्ध सबसे मजबूत सबूत यही बताते हैं कि दुनिया का अधिकांश ऑयल प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है, लेकिन अर्थ के गहरे अंदरूनी हिस्सों के बारे में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। आने वाले वर्षों में नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च हमारी समझ को और भी बेहतर बना सकती हैं। क्या ऐसे नए सवाल खड़े कर सकते हैं जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। फिलहाल वैज्ञानिकों की राय काफी स्पष्ट है कि ज्यादातर कमर्शियल ऑयल का स्रोत फॉसल और ओरिजिन ही है, लेकिन अर्थ के भीतर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी पूरी तस्वीर अभी भी सामने नहीं आई है। और शायद यही इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, यह उस ग्रह की कहानी है जिस पर हम रहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो बाहर से जितना परिचित रखता है, अंदर से शायद ही उतना ही रहस्यमय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑयल समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है या फिर हाइड्रोकार्बन से? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बता वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।